हेलो दोस्त, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का मैथ का रामबाण लेके आए हैं। आज आप लोग को हम क्लास 10 में यूज होने वाली सारे फार्मूला और थ्योरी का हम आप लोग को डिस्कशन कराएंगे। और यह जो है तो आप लोग यह वीडियो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और 21 तारीख से पहले सभी स्टूडेंट को, जितना लोग एग्ज़ाम देने वाले सभी लोग के पास पहुँच जाना चाहिए। ये जो है आप लोगों को जिस दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा उस दिन आप लोग 1 घंटा इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। जिस दिन मैथ का एग्ज़ाम देने जाइएगा आप लोग के लिए यह रामबाण का काम करेगा। इसमें हम टोटल मैथ का टोटल जितना भी फार्मूला है और जितना भी कॉन्सेप्ट है हम पूरा लिए हैं और पूरा डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा हम समझाएंगे दोस्त नहीं, आप लोग जानते ही होंगे कि हम कैसे समझाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा समझाएंगे नहीं क्योंकि ये मेरा सिर्फ फार्मूला है। आप लोग को रिविजन सिर्फ कराएंगे क्योंकि परीक्षा के टाइम जब आप लोग देख के जाइएगा तो काफ़ी अधिक ये ज़रूरी साबित हुआ, काफ़ी जल्दी आप लोग देख के जा सके। इसलिए हम सिर्फ आज हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला मेरा है वास्तविक संख्या लिए हैं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में आप लोग पढ़े हैं यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम में क्या पढ़े हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए क्या है भाज्य, ये है मेरा भाजक, ये है मेरा भागफल और ये है मेरा शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और आर का मान होना चाहिए दोस्त, शेषफल का मान होना चाहिए 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है और विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। सबसे छोटा विषम संख्या 1। सबसे छोटा सम संख्या 2 और विषम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 चलते रहता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 और प्राकृत संख्या मेरा 1 से स्टार्ट होता है और चलते रहता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 और पूर्ण संख्या मेरा 0 से स्टार्ट होता है और चलते रहता है। और इस प्रकार सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या मेरा 2 से स्टार्ट होता है, तो मेरा 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखते हैं 2, नोट में ध्यान देना है, 2 ऐसा एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या मेरा माइनस में हो सकता है, परिमेय संख्या मेरा 0 भी हो सकता है, परिमेय संख्या मेरा बटा के रूप में और माइनस में भी हो सकता है, परिमेय संख्या मेरा प्लस के रूप में भी हो सकता है, परिमेय संख्या बटा के रूप में भी हो सकता है, परिमेय संख्या वो भी हो सकता है जिसका वर्गमूल निकलेगा वो भी परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो परिमेय संख्या जो है मेरा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वो मेरा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और रूट के अंदर होना चाहिए, जैसे 3, √105, √6, √50, √20। नहीं रखते हैं। नेक्स्ट मेरा है फार्मूला महत्तम सावर्तक गुना लघुत्तम सावर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जब 2 संख्या का महत्तम सावर्तक कितना हो, 1 हो। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब 2 संख्या का महत्तम सावर्तक 1 हो तो वह दोनों एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम 16 और 9 का महत्तम सावर्तक निकालेंगे, इसका महत्तम सावर्तक 1 आएगा, तो ये मेरा सहअभाज्य संख्या। उसी प्रकार इसका भी 1 आएगा, उस प्रकार इसका भी 1 आएगा, सभी का 1 आएगा। सभी मेरा यहाँ पर क्या है, ये सभी मेरा सहअभाज्य संख्या है। नहीं देखते हैं 2 लगातार यानी क्रमिक विषम संख्या या प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या बोले का महत्तम सावर्तक कितना होगा, 1। विषम संख्या 2 लगातार है तब भी 1, प्राकृत संख्या 2 लगातार है तब भी महत्तम सावर्तक 1, और अभाज्य संख्या 2 लगातार है तब भी महत्तम सावर्तक 1 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देना है, ऐसे 2 अभाज्य संख्या महत्तम सावर्तक 1 ही होता है, ठीक है ना। 2 लगातार सम संख्या का महत्तम सावर्तक होता है, तो 2 लगातार सम संख्या महत्तम सावर्तक 2 होता है, याद रखना। जैसे 4 और 6 का महत्तम सावर्तक निकालिएगा, 2 लगातार महत्तम यहाँ पर सम संख्या है जिसका 2 आएगा, कितना आएगा, 2। नेक्स्ट देखते हैं अभाज्य संख्या 1, 9 तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मेरा 2 से स्टार्ट होता है, तो 1, 9 तो अभाज्य संख्या है और 9 तो यौगिक संख्या है। अब बात करते हैं यौगिक संख्या क्या होता है मेरा, तो यौगिक संख्या क्या होता है ये ध्यान देना है। यौगिक संख्या जो होता है वो अभाज्य का जस्ट उल्टा होता है। ये 1 और खुद किससे तो भाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन किसी और से भाग लग जाएगा, किसी और संख्या से भाग लग जाएगा, तो यह मेरा कहेगा अभाज्य संख्या यौगिक संख्या। जैसे 4, 6, 9, 10, 12, 14। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है यदि P/Q का परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, अगर P/Q का दशमलव प्रशांत शांत होगा, कब शांत होगा, यदि उसका हर बोले तो नीचे वाला, अर्थात Q
को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो वो 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा, यानी 2n × 5m के रूप में उसको लिख देंगे तो वो मेरा शांत कहलाएगा। अगर इसके ये रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वो मेरा अशांत कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि p/q का 10% अशांत होगा, कब अशांत होगा? यदि उसका हर यानी नीचे वाला अर्थात q को हम 2n × 5m के रूप में नहीं लिख पाएंगे, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या और आ जाता है तो वो उसको हम अशांत संख्या बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं देखते हैं बहुपद का घात। बहुपद का घात मेरा है, पहला आता है रैखिक बहुपद। देखिए बहुपद का एक घात होता है, कितना होता है? एक घात। और जब इसका एक घात है तो इसका हल भी होगा एक हल, कितना होगा? एक हल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप होता है ax + b के रूप में, ठीक है, इतना याद रखना है इसके बारे में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में 2 घात, द्वि मतलब 2, द्विघात बहुपद में कितना घात होता है? 2 घात होता है। और इसका अधिकतम 2 हल होता है, कितना होता है? 2 हल, अधिकतम 2 हल। कौन कौन होता है? अल्फा बीटा। कौन होता है? अल्फा बीटा का आप लोग मान निकालेंगे तो अल्फा बीटा होता है, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है, ठीक है। और अल्फा + बीटा बराबर होता है -b बीटा a, यानी मूलों का योगफल बराबर -b बीटा a, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर c बीटा a। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है a × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, याद रखना है। अब त्रिघात बहुपद में पहुँचते हैं। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है? 3 होता है, कितना होता है? 3। और इसका अधिकतम हल अधिकतम मूल होता है 3, कितना होता है? जब घात 3 तो मूल 3, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसमें मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b बीटा a होता है। और दो मूल के गुणनफल करके मूलों का योगफल होता है c बटा a, यानी अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा बराबर c बटा a। और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा बराबर त्रिघात बहुपद में बता रहे हैं d बटा a होता है। और इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। और इसका सूत्र होता है क्या? त्रिघात बहुपद लिखने का सूत्र होता है a × x³ - अल्फा + बीटा + गामा, यानी मूलों का योगफल × x² + अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा × x - अल्फा × बीटा × गामा, ये होता है, ठीक है ना। आज हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, सिर्फ शॉर्ट में जल्दी हमको पूरा करना है। अब आता है मेरा 2 चरबारे रेखिक समीकरण। 2 चरबारे रेखिक समीकरण को हल करने के 5 विधि होता है। वैसे तो 6 विधि होता है, लेकिन बता रहे हैं 5 विधि होता है। पहला था तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में किसी x का मान या y का मान निकाल के तुलना कर दिया जाता है। और प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान निकालते हैं, x या y का निकालते हैं, उसके बाद उसको डायरेक्ट प्रतिस्थापित कर देते हैं। और लुप्तीकरण विधि में हम क्या करते हैं? x या y किसी एक को गायब कर देते हैं। और बज गुणन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। बज गुणन विधि में x बराबर क्या होता है? bf - ce बटा ae - bd, और y बराबर क्या होता है? cd - af बटा ae - bd। ये बज गुणन विधि में होता है। एक लास्ट विधि है हल करने का, अनुपात निर्णय विधि, ठीक है ना। और एक विधि और है जिसके द्वारा हम समीकरण को हल कर सकते हैं, वो है मेरा ग्राफ विधि। जो जब आप लोग ग्राफ खींचते हैं तो जिस बिंदु पर कटता है उसका हल वही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 6 नियम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VBI लिख लें, VBI। नेक्स्ट मेरा है एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल, यानी और कोई दूसरा हल ना हो। होने का शर्त क्या है? तो उसका होने का शर्त है क्या? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 तो सिर्फ एक हल होता है, और उसको बोलते हैं हम क्या? अविरोधी समीकरण। मतलब विरोध नहीं किया है, एक हल दे दिया है, यानी अविरोधी समीकरण। और जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक बिंदु पर काटेगा, इसलिए ये सिर्फ एक हल देता है। इस तरह अगर एक बिंदु पर काटेगा, कितना पर काटेगा? एक बिंदु पर। नेक्स्ट देखते हैं अनगिनत हल होने का शर्त। अनगिनत हल होने का शर्त क्या है? कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सब अगर बराबर हो जाएगा तो ये मेरा अनगिनत हल होगा। इसको बोलेंगे आश्रित समीकरण, इसको बोलेंगे आश्रित समीकरण। और ऐसा ग्राफ खींचेंगे तो इसमें जो 2 समीकरण जो खींचेंगे तो उसको दोनों जो एक दूसरे पर ओवर हो जाता है। क्या होता है? ओवर, एक दूसरे पर संपाती हो जाता है, अर्थात यह प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहा है, इसलिए इसका अनगिनत हल होता है। इसको संपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका समीकरण इस तरह या इस तरह, ग्राफ इस तरह या इस तरह भी हो सकता है। नहीं देखते हैं कोई भी हल नहीं होने का शर्त। कोई भी हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब पहले तो बराबर हो जाएगा, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो पहले हो जाएगा, लेकिन लास्ट में यानी c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एक भी हल नहीं होगा। इसका हल निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, यानी क्या किया? समीकरण को विरोध कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं विरोधी समीकरण। और ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा? देखो कहीं भी 2 समीकरण खींचे नहीं, कहीं दूसरे टच नहीं कर रहा है। जब कहीं दूसरे टच नहीं कर रहा है तो कोई भी बिंदु पर काट नहीं रहा है। जब कोई बिंदु पर काट नहीं रहा है तो एक भी हल इसका नहीं हो रहा है, क्योंकि जब बिंदु पर काटता है तब हल होता है, यानी इसका समांतर ग्राफ होता है। क्या होता है? इसका समांतर ग्राफ इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग VBI लिख सकते हैं। नोट, विवेचक बोले या विविक्तर बोले या डी बोले,
तीनों एक ही नाम है। और डी बराबर जो मेरा होता है सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगला देखते हैं अब क्या है, यदि डी यानी विवेचक बड़ा हो 0 से तो मूल की प्रकृति जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। और मूल बराबर हो क्या होता है सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, ठीक है ना। और डी जहाँ पर आप ई भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले डी निकालिएगा, क्योंकि डी अगर छोटा आ जाएगा 0 से तो उसका मूल नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो आप लोग वहीं लिख दीजिएगा क्या कि इसका मूल निकालना असंभव है, इसलिए पहले आप लोग डी निकाल कर सूत्र में बैठाइएगा, ठीक है। यदि डी बराबर 0, यदि डी बराबर क्या हो 0, तो मूल की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक तो होगा ही, लेकिन यहाँ बराबर हो गया, इसलिए यहाँ भी होगा बराबर यानी समान। क्या होगा, समान। अगर हम यहाँ पर डी के यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा मेरा क्या होगा, डी मेरा ये तो मेरा हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या माइनस, ये पूरा लिखा होगा माइनस बी बटा 2 है, इसलिए माइनस बी बटा 2 है, माइनस बी बटा 2 है, 2 बार लिखे, क्यों, क्योंकि समान हल होता है, दोनों इक्वल होता है, इसलिए माइनस बी बटा 2 है, माइनस बी बटा 2 है। तो जब इक्वल होता है, जब डी बराबर होता है 0 तो मूल होता है माइनस बी बटा 2 है, माइनस बी बटा 2 है, दोनों बराबर होता है क्योंकि समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है, यदि जब डी यानी विवेचक छोटा हो जाए 0 से, तब बता दें जब छोटा हो जाएगा 0 तो इसका मूल क्या होगा, ओ वास्तविक, जिसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, आभासी भी बोल सकते हैं, और ओ समान होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मूल ही नहीं निकलेगा, इसलिए जब आप लोग हल कीजिएगा तो जब डी बराबर 0 आ जाएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि इसका मूल निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसका मूल का मान संभव नहीं है, ये लिखे हैं, ठीक है ना। और मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर हम लोग का होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डी बटा 2 है, ठीक है। नहीं देखते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में पहुंचते हैं। समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें एनवा पद बराबर क्या होता है, जब हमको एनवा पद निकालना होता है तो टीएन इसको लिखते हैं, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है, डी में होता है 2 लगातार पदों का अंतर, 2 लगातार पदों का अंतर, जिसको हम सार्वंतर बोलते हैं। ऐसे मतलब होता है एन पदों का योगफल, एन पदों तक का योगफल। यहाँ एनवा पद बताना है और यहाँ पर एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। और एस एन बराबर एक और सूत्र होता है, जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम डायरेक्ट ये सूत्र लगा देंगे, पदों का योगफल बराबर क्या लगा देंगे, n/2 इंटू a प्लस l लगा देंगे। और एक सूत्र और होता है समांतर माध्य, जब 3 संख्या दिया हो समांतर माध्य पूछे तो समांतर माध्य बराबर होता है पहला पद जो अंतिम पद यानी पहला पद जो तीसरा पद बटा 2 यानी a प्लस b बटा 2 समांतर माध्य बराबर। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, जहाँ a मेरा क्या है प्रथम पद है, n क्या है nवा पद है, d मेरा क्या है सार्वंतर है, sn क्या है n पदों का योग है, और l क्या है मेरा अंतिम पद है, क्या है। अब पहुँचते नियामक ज्यामिति में, एक आप लोग के लिए जो है ज्योमेट्री हम छोड़ दिए, ज्योमेट्री से छोड़े क्योंकि वो समझने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, काफ़ी स्पेशल वीडियो, सिर्फ ज्योमेट्री को छोड़ के बाकी हम सारा चीज़ हम कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। सो नहीं रखते हैं। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, x² प्लस वाई स्क्वायर होता है, रूट अंडर x² प्लस वाई स्क्वायर होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2 होता है, और y बराबर y1 जोड़ y2 बटा 2 होता है, ये मध्य बिंदु बराबर। और विभाजन बिंदु, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कब, जब अंतर विभाजन करे, तो जब अंतर विभाजन करेगा तो x बराबर यानी x का x निर्देशांक होगा मेरा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 जो m2, और जिस बिंदु पर विभाजन कर रहा है उसका y निर्देशांक होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y2 बटा m1 प्लस m2। अब देखते हैं जब बाह्य विभाजन करे तो सूत्र क्या होगा, बाह्य विभाजन सूत्र क्या होगा। बाह्य विभाजन सूत्र में कुछ नहीं करना, जहाँ वहाँ प्लस देखे थे अंतर विभाजन में वहाँ पर यहाँ कर देना है माइनस, क्या कर देना है, माइनस दोनों जगह कर देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, इसका भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा मेरा x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, और y बराबर क्या होगा, y निर्देशांक बराबर क्या होगा, यहाँ पर y1 होगा, यहाँ x लिखा गया, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3 होगा, ठीक है। नहीं देखते हैं त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, अंतः केंद्र के निर्देशांक का x निर्देशांक जो होगा वो होगा मेरा ax1 जोड़ bx2 जोड़ cx3 बटा a प्लस b प्लस c, याद रखना है। और ABC मेरा क्या है, तो ABC मेरा क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजा है, त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई है। और y बराबर होगा ay1 जोड़ by2 जोड़ cy3 बटा a प्लस b प्लस c, कब, जब अंतः केंद्र बोले, यहाँ ध्यान देना, जब अंतः केंद्र बोले तब ये सूत्र होगा, लेकिन जब बोले केंद्रक सिर्फ बोले तो सिर्फ सीधे करना है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 करके 3 कर देना है x बराबर, और y बराबर कर देना y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। ये सब इसमें दोनों में कुछ अंतर है, इसको आप लोग ध्यान देना है, ठीक है ना। नहीं रहता त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस
x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, x1 x2 x3 लिख दीजिएगा और यहाँ 2 से शुरू कीजिएगा। 2 माइनस 3, फिर 3 यहाँ आएगा, 3 माइनस 1, फिर 1 यहाँ आएगा, 1 माइनस 2, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेरा, यदि तीनों बिंदु संरेख हो, जब संरेख होगा यानी एक ही रेखा में होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। त्रिभुज का जब निर्माण नहीं करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। क्या होगा, 0। जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। क्या होता है, 0, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलत करता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। क्या मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 और आगे वाला यानी x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। याद ध्यान रखना, कोई भी निर्देशांक हो उसमें आगे भुज पीछे कोटि। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, काफी इंपॉर्टेंट, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x पर पूछेगा तो x मेरा 0 नहीं होगा और उसके विपरीत हो जाएगा 0, यानी y हो जाएगा 0। अब जब y अक्ष पर पूछेगा किसी बिंदु का निर्देशांक तो y मेरा y ही रहेगा, लेकिन x मेरा हो जाएगा 0, यानी उल्टा होता है, ठीक है ना। जब x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो y निर्देशांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। उल्टा, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक कहलाता है और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक कहलाता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस तरह पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टूडेंट अक्सर गलत कर देता है, ठीक है ना, जस्ट उल्टा होता है इसमें। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रथम पार्ट होता है, ये द्वितीय पार्ट होता है, ये तृतीय पार्ट, चतुर्थ पार्ट होता है। प्रथम पार्ट में मेरा सब प्लस होता है, प्लस प्लस, द्वितीय पार्ट में मेरा माइनस प्लस होता है और तृतीय पार्ट में मेरा माइनस माइनस होता है, चौथी पार्ट में प्लस माइनस होता है। अगर यहाँ पर देखो अगर इसको हम बताएं तो यहाँ पर आगे क्या है, दू तो इसको बोलते हैं x निर्देशांक और x निर्देशांक को ही बोलते हैं क्या, भुज। और पीछे क्या है y, पीछे क्या है 3, पीछे वाला बोलते हैं y निर्देशांक और y निर्देशांक को ही बोलते हैं कोटि। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, आप पहुँचते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में यानी छठमिति में, मेंसुरेशन में वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। आज समझाएंगे नहीं, सिर्फ बताते जाएंगे जल्दी, क्योंकि आप लोग परीक्षा टाइम जो है रिवीजन करके जल्दी जल्दी चल जाएगा, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर और वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है पाई इंटू r प्लस 2, पाई इंटू r प्लस 2। जब r प्लस 2 कीजिएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ कुछ गलती, यहाँ पर होगा आप लोग का r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जब पाई प्लस 2 का जब आप लोग भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 36/7 आएगा, 36/7 r आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं रहता है और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर बटा 2, पाई स्क्वायर बटा 2 होता है। बलय का क्षेत्रफल क्या होता है, बलय यानी रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल r के स्क्वायर माइनस स्मॉल r के स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं रहता चाप की लंबाई होता है पाई थीटा बटा 180, पाई थीटा बटा 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिज्या द्वारा और जीवा द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जीवा द्वारा जो कटा हुआ जो वृत्त रहेगा वो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगर यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आप लोग को आएगा पाई बाय थीटा बटा 360 और यहाँ पर बचेगा 1/2 साइन थीटा। तो ये मेरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान देना आप लोग को कि यहाँ पर जहाँ r मेरा क्या है, त्रिज्या है, d मेरा क्या होता है, व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। पाई बराबर कितना होता है, 22/7, और पाई मान एक और होता है 0.314। r क्या है, बड़ी त्रिज्या, कैपिटल R मेरा बड़ी त्रिज्या है और स्मॉल r मेरा छोटी त्रिज्या है। थीटा क्या है, थीटा मेरा है त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण। और एक चीज़ और ध्यान देना है, आप लोग कभी कभी बनाते हैं जब मैथ तो वहाँ पर आता है साइन 120 डिग्री माना जाता है, तो साइन 120 डिग्री का मान होता है साइन 60 के बराबर है, √3/2 होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला मेरा आ गया घनाभ में। घनाभ में देखो मेरा क्या है, घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। और घनाभ का जब दीवार का क्षेत्रफल पूछे, दीवार का क्षेत्रफल का जब बात करें तो होगा 2H इंटू L प्लस B होगा। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, क्या होता है LBH। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब कुछ पॉइंट है घन या घनाभ दोनों में है, ठीक है ना, घन और घनाभ दोनों के लिए। घन और घनाभ में भुजा की संख्या कितना होता है, 12। सतह या फलक का क्षेत्रफल घन और घनाभ में कितना होता है, 6। और घन और घनाभ में शीर्ष कितना होता है, वर्टेक्स कितना होता है, 8। और घन और घनाभ में कोण कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मेरा घन का कुल क्षेत्रफल। घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घनाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाकार दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 कम का 2, 4 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू। और घन का विकर्ण अब बात करते हैं, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, ठीक है ना। अब बेलन में पहुंचते हैं। बेलन का कुल क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस l। कुल क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। बेलन का वह क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वह क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, क्या होता है, 2πrh। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर h। और खोखले बेलन का
आयतन क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पहुंचते हैं हम शंकु में, ठीक है। शंकु का देख लो आप लोग, शंकु का कुल पृष्ठफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का वह पृष्ठफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और शंकु में होता है एल होता है, आर होता है, एच होता है। एल मेरा तिर्यक ऊंचाई है, आर मेरा त्रिज्या है, एच मेरा ऊंचाई है। ये तीनों में संबंध क्या होता है, इस तीनों में संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद रखना है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप लोग को सिर्फ रिविजन करा रहे हैं, ठीक है, समझा नहीं रहे हैं। शंकु का छिन्नक क्या होता है, शंकु का छिन्नक होता है, शंकु का छिन्नक आप देखते हैं तो छिन्नक का वह परिक्षेत्रफल होता है क्या पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। देखो शंकु का वह परिक्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है पाई आर एल, तो पाई का पाई और एल का एल, खाली आर के यहाँ पर दो जब काटते हैं तो दो ठो आर आ जाता है, इसलिए उसको लिखेंगे R1 प्लस R2, ठीक है ना। अगला देखते हैं छिन्नक का कुल परिक्षेत्रफल। छिन्नक का कुल परिक्षेत्रफल देखिए पहले इसका, छिन्नक का कुल परिक्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या कुछ नहीं करना है, छिन्नक का वह परिक्षेत्रफल में जो शंकु काटने पर जो दो ठो वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, ये भी उसी तरह होगा 1/3 पाई का पाई और एच का एच। इसमें सिर्फ आर में परिवर्तन होगा, आर में क्यों, क्योंकि काटने पर दो आर बनता है, इसलिए यहाँ पर आर में परिवर्तन होगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो एल बराबर √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा आप पहुंच गए हम लोग गोला में। गोला का वह परिक्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोला का कुल परिक्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों वक्र बोले या कुल बोले, गोला का दोनों होता है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना है। और गोला का आयतन मेरा क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और खोखले गोला का जब आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई का पाई कैपिटल आर के क्यूब माइनस स्मॉल आर के क्यूब। तो खोखले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर के क्यूब माइनस स्मॉल आर के क्यूब। अब देखते हैं अर्धगोला यानी सेमी स्फेयर। अर्धगोला का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी जो गोला को काटने पर जो ऊपर में वृत्त बनेगा उसको छोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल परिक्षेत्रफल बोलेंगे तो वो जो ऊपर में जो वृत्त बना था उसको भी शामिल कर लेंगे तो होगा मेरा 3 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें दोनों सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। वक्र में 2 पाई आर स्क्वायर और कुल में 3 पाई आर स्क्वायर, एक बढ़ जाता है। नहीं रहता है अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो 4 था आधा हो गया था, उसको आधा करेंगे तो 4 में जब 2 से भागा देंगे तो मैंने बचेगा 2, कितना बचेगा 2, यानी आधा हो गया है, ठीक है। अब खोखले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो 2 का 2 3 का 3 पाई का पाई, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आर के क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू हो जाएगा। नहीं देखते हैं अब पहुंचे ट्रायगोनोमेट्री में, मेरा मेंसुरेशन का सारा फार्मूला खत्म हुआ। अब पहुंचते हैं हम लोग ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में याद रखना है, देखो ये साइन थीटा बराबर होता है p/h, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। साइन थीटा बराबर बोलेंगे p/h तो कोसेक थीटा बराबर बोलेंगे h/p, कोस थीटा बराबर बोलेंगे b/h तो सेक थीटा बराबर बोलेंगे h/b, टेन थीटा बराबर बोलेंगे p/b तो कोट थीटा बराबर बोलेंगे b/p। अच्छा इसको यार कैसे करना है, तो उसको बोलना है, देखो आप लोग को ट्रिक बताते हैं। पाकिस्तान बी से भूखा, पी से प्यासा, एस से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और लिख दीजिए साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, सूत्र बना लीजिए आप लोग, ठीक है। अब रहते हैं यहाँ पर जब ये दोनों उल्टा होता है तो ये दोनों गुना करेंगे तो होगा 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब कुछ और फॉर्मूला देते हैं जो काफ़ी इजी है। साइन 90 थीटा बराबर होता है कोस थीटा होता है और कोस 90 थीटा बराबर साइन थीटा होता है और टेन 90 थीटा बराबर कोट थीटा होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, आप लोग सिर्फ देख लीजिए। कोट 90 थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 थीटा बराबर सेक थीटा होता है। और एक फार्मूला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है काम में, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा उसका उल्टा होता है तो कोस मेरा ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आएगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम आप लोग को बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा। तो उसी प्रकार कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन, तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। टेन थीटा का उल्टा भी बताया तो कोट थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। उसी प्रकार कोट थीटा का उल्टा क्या होगा 1/टेन थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसलिए कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, इसलिए सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, याद रखना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और इसी से ये दो फार्मूला बनता है। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, उसको उधर पार दो कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब हम कोस को इधर ही रखेंगे
और साइन को ये पार कर देंगे तो सूत्र बनेगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरा ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं और टेन को हम ये पार कर देंगे तो मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को 1 को इधर पार कर देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा में ये 1 इधर घट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं और कोट को ये पार कर देते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बनता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोट को इधर ही रखते हैं, 1 को इधर पार करेंगे तो हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा में 1 घट जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बचेगा मेरा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये तीनों रहा था और इससे ये सब फार्मूला बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देना, पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। पाई बाय 2 यानी 180 में 2 से भाग दो 90 डिग्री। पाई बाय 3 यानी 180 में 3 से भाग दो 60 डिग्री। पाई बाय 4 का मतलब यानी 180 में 4 से भाग दो 45 डिग्री। पाई बाय 6 का मतलब यानी 180 में 6 से भाग दो 30 डिग्री। इसके मतलब होता है अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अनंत, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी का प्रतीक इस तरह होता है। अब आप लोग को तो मान याद ही होगा, लेकिन एक बार रिविजन कर लीजिए, परीक्षा पहले आप लोग रिविजन जरूर करके जाइएगा। देखो यहाँ पर लिख दिए, साइन के उल्टा मान होगा कोसेक का, टेन का उल्टा मान होगा कोट का और कोस का उल्टा मान होगा सेक का, याद रखना है। तो ये आप लोग देख लीजिए, तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आप लोग को तो याद ही होगा, सिर्फ आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 0 डिग्री 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, 50 डिग्री का मतलब पाई बाय 4 और 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 और 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2। आप लोग इसका मान देख लीजिए और आप लोग रिविजन कर लीजिएगा, थोड़ा वीडियो रोक के, ठीक है, और रिविजन करके जरूर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, माध्य माध्यिका और बहुलक सवाल है, ठीक है ना। माध्य माध्यिका एवं बहुलक, मीन मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट अब देखते हैं माध्य बराबर, पहले हम लोग जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, दिया गया कुल आंकड़ा जो दिया हुआ है, कुल आंकड़ा का योग कर दो और कुल संख्या से भाग दो, जितना आंकड़ा दिया था उसका संख्या भाग दे दो तो मेरा माध्य प्राप्त होता है। तो माध्य बराबर कुल आंकड़ा सिग्मा मतलब होता है योगफल, क्या होता है, तो कुल चर मान का योगफल बटा कुल संख्या। अब देखते हैं, जब बारंबारता दिया रहेगा तो माध्य बराबर क्या होगा, जब बारंबारता दिया रहेगा तो चर मान और बारंबारता के गुणनफल के योग करना है और फिर बारंबारता के योग करके उससे भाग दे देना है, तो वो मेरा आएगा क्या, माध्य। कब, जब बारंबारता दिया हो। अब आते हैं हम लोग माध्यिका में। माध्यिका में सरल वितरण के लिए, सरल वितरण के लिए क्या होता है, जब सरल वितरण है यानी जब ऐसे ही आंकड़ा दिया हो तो अब हम लोग को माध्यिका निकालना है, तो हम लोग पर क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। अगर संख्या मेरा विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर क्या होता है, बीच वाला यानी n+1/2वां चर मान, ठीक है ना। यदि n मेरा सम संख्या हो, काउंटिंग की है और आंकड़ा मेरा सम संख्या में आ गया तो माध्यिका बराबर क्या होगा, बीच में मेरा 2 संख्या आएगा। लेकिन ध्यान देना है, पहले माध्यिका निकालने के पहले आप लोग क्या करना है, दिए गए आंकड़े को पहले बढ़ते या घटते क्रम में जरूर से याद लेना है, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगर आप लोग गिनिएगा तो आएगा सम संख्या में, तो क्या कीजिएगा, देखिएगा आप लोग बीच में दो संख्या आएगा तो दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, यानी माध्य निकाल दीजिएगा तो मेरा माध्यिका हो जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा। n/2वां पद लेना है, फिर n/2 + 1वां पद लेना है, ठीक है ना, और फिर वो दोनों को जोड़ के यानी माध्य कर देना है। माध्य क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्य कर देना, तो मेरा निकल जाएगा क्या, माध्यिका। कब, जब सम संख्या हो। तो आप लोग को सिंपल सी बात क्या करना है, आप लोग को बढ़ते क्रम से लेना है, जो बीच में 200 संख्या आएगा उसको लेकर उसको जोड़ के फिर 2 से भाग दे दीजिएगा तो आप लोग का माध्यिका निकल जाएगा। अगला देखते हैं हम अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए माध्यिका बराबर क्या होगा, जो अवर्गीकृत बारंबारता है, यानी यहाँ पर क्या है, वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। माध्य तो दिया रहेगा और आंकड़ा तो दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, n/2 मतलब क्या है, n मेरा क्या है, n मेरा यहाँ पर है बारंबारताओं का कुल योग, यानी n/2 बारंबारताओं का कुल योग में हम 2 से भाग दे देंगे तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे कि इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, के संगत चर मान, और उसके संगत चर मान जो होगा वही मेरा कहलाएगा माध्यिका। क्या कहलाएगा, उसके सामने वाला जो चर मान होगा वही मेरा कहलाएगा माध्यिका। अब आता है, जब हम मेरा माध्यिका वर्ग दिया हो यानी वर्ग अंतराल दिया हो तो क्या करेंगे, अब देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया हो तो ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत वितरण के लिए, ठीक है ना। तो वर्गीकृत वितरण के लिए सूत्र होता है माध्यिका बराबर क्या, l + n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू आई। अब बात करते हैं कि n/2, n मेरा क्या था, n बता चुके हैं हम आप लोगों को कि n मेरा क्या है, कुल बारंबारताओं का योग, और n/2 क्या है, कुल बारंबारताओं का योग से 2 से भाग दो, ठीक है ना। और मेरा बात करते थोड़ा माध्यिका वर्ग क्या होता है, माध्यिका वर्ग मेरा क्या होगा, n/2 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता ले लेंगे और उसके
सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा, ठीक है ना, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे माध्यिका वर्ग। क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग में जो एल मेरा क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। एल मेरा क्या होगा? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। एन मेरा क्या है? बारंबारता को कुल योगी तो बता चुके हैं। एफ मेरा क्या होगा? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग के सामने जो बारंबारता होगा उसको बोलेंगे स्मॉल एफ। क्या बोलेंगे? अब यहाँ ध्यान देना है, कैपिटल एफ मेरा क्या होगा? तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले तत्व, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग आएगा उसका संचयी बारंबारता, यहाँ ध्यान दे, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। और आई मतलब क्या होता है? माध्यिका वर्ग की लंबाई, यानी माध्यिका वर्ग में उच्च सीमा घटा निम्न सीमा करेंगे तो जितना आएगा वही कहलाएगा माध्यिका वर्ग की लंबाई। तब सूत्र याद रखना है, माध्यिका वर्ग क्या? एल प्लस n/2 माइनस एफ माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ इंटू आई। नेक्स्ट देखते हैं, आप पहुंचते हैं बहुलक में। अब मेरा आ गया बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। बहुलक इंग्लिश से मोड बोलते हैं। बहुलक में भी वही सरल वितरण के लिए जब सिर्फ आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? तो आप लोग जानते हैं बहुलक क्या करते हैं, तो वितरण में जो सर्वाधिक बार आने वाला चर माने, जो सर्वाधिक बार जो संख्या होता है रिपीट होता है, वही मेरा क्या रहता है? बहुलक। जैसे इसमें बोलेगा बहुलक कौन होगा? इसमें देख रहे हैं 5 5 5 5 5 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुलक मेरा क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। अब देखो वर्गीकृत बारंबारता, नहीं सिर्फ बहुलक मतलब सिर्फ बारंबारता दिया हुआ है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तब क्या होगा? सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे किसका है? जिसका सर्वाधिक बारंबारता होगा वही मेरा हो जाएगा, उसके सामने वाला जो चर मान रहेगा, उसके सामने वाला जो मेरा आंकड़ा रहेगा वही मेरा कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक। अब आता है वर्गीकृत वितरण के लिए, यानी जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहे, तब क्या होता है? जब वर्ग अंतराल दिया रहे तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? ये याद कर लेना आप लोग, एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटा 2f ओ माइनस एफ माइनस 1 फिर माइनस f1 इंटू करना है ऊपर आई। क्या करना है? आई। अब बात करते हैं कि ये सब मेरा है क्या? f0 ये सब मेरा क्या है? तो एल मेरा क्या है? एल मेरा क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल मेरा क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, बहुलक वर्ग किसे कहेंगे? तो आप लोग ध्यान दिए, बहुलक वर्ग किसे कहेंगे? तो देख लीजिए आप लोग, बहुलक वर्ग मेरा क्या होगा? अधिकतम बारंबारता वाले जो वर्ग होगा उसके सामने वाला जो बहुलक आएगा, जो वर्ग आएगा उसको हम बहुलक वर्ग कहेंगे। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग आप लोग देख लीजिएगा, उसके सामने में जो आएगा बहुलक, उसके सामने जो वर्ग आएगा वही मेरा कहलाएगा बहुलक वर्ग। अब आप देखते हैं, तो एल मेरा क्या होगा? एल मेरा होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एफ ओ क्या होगा? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्योंकि जीरो में ही रह गया, तो ऊपर गया तो नीचे गया, जीरो में ही रह गया, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। स्मॉल एफ का मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। और f माइनस 1 यहाँ घट गया, यानी ऊपर चला गया, यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। f1 यानी 0 से 1 बढ़ गया, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होता है। और आई मेरा क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी जो बहुलक वर्ग आया है उसके निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे तो जो लंबाई आएगा वही मेरा होगा बहुलक वर्ग। आप लोग देख लीजिए फिर एक बार सूत्र। अब क्या, एक काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो क्या है, ये बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या संबंध होता है? तो बहुलक बराबर मेरा होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार के लिए। बहुलक लिखिएगा, फिर माध्यिका लिखिएगा, फिर माध्य लिखिएगा, इसमें 3 से गुना कीजिएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा। तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस प्रकार मेरा सिर्फ ज्योमेट्री का सेशन बचा है। ज्योमेट्री का एक स्पेशल सेशन लेते आएंगे। इस प्रकार आप लोग को काफ़ी कम समय में पूरा मैथ का रिविजन हो गया। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर कीजिए। 21 तारीख से पहले अधिकांश स्टूडेंट के पास जो एग्ज़ाम देने वाला पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि वो भी एग्ज़ाम जब देने जाए तो वो भी आधा घंटा के अंदर पूरा मैथ का रिवीजन कर सके, पूरा सूत्र के को देख के कॉन्फिडेंस के साथ जाए। तो आप लोग को हम उतना नहीं रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन यार हम आप लोग से काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इसको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर हम त्रिकोणमिति का लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग कैसा वीडियो ये लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और फिर हम वही बोल रहे हैं, काफ़ी इसको शेयर कीजिए, काफ़ी इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक्स। हेलो दोस्त, आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैथ का जो ज्योमेट्री का बच गया था, वो ज्योमेट्री का आज हम सारा थ्योरी का, ठीक है ना, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसे अभी तो देखिएगा ही, परीक्षा में देने जाने से पहले, मैथ देने जाने पहले आप 1 घंटा पहले इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना। हम सारा मैथ का जो है सारा फार्मूला अपलोड कर दिए थे। ये मेरा सिर्फ ज्योमेट्री का बच गया था। आज हम ज्योमेट्री का सेशन लेते आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करें, जिससे कि बहुत लोगों के पास पहुंच सके और वो परीक्षा देते समय इसको एक बार ज़रूर देख के जा सके। आप लोग इसको लास्ट देखिएगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। खास कर आप लोग वृत्त में
ज़्यादा पॉइंट सीखने को मिलेगा, जो खासकर एग्जाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आ जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या क्या होता है? थेल्स प्रमेय कब होता है? यदि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC। थेल्स प्रमेय बोलता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा के समांतर देखो कोई रेखा खींच दिया जाए, ये रेखा समांतर एक रेखा खींच दिया जाए, तो कोई रेखा समांतर यदि एक रेखा खींच दिया जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज ABC में दिया रहा है डी समांतर BC जैसे ही दिया रहा है तो आप लोग तुरंत लिख सकते हैं AD बटा DB और AE बटा EC तुरंत लिख सकते हैं। किसके अनुसार? तो थेल्स प्रमेय के अनुसार। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AD छोटा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज में AD और ये बड़ा वाला त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज का AD भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज का AB का अनुपात, फिर छोटा वाला त्रिभुज AE भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज का AC भुजा के अनुपात भी बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AD बटा AB का AD बटा AB, AE बटा AC का AE बटा AC। ये छोटा वाला त्रिभुज AD बटा ई पूरा AB, AE बटा ई पूरा AC और DE बटा BC। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है? यदि बिंदु D तथा E क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु हो, अगर D और E अगर AB का और AC का अगर मध्य बिंदु को मिलान करता हो, मध्य बिंदु को टच कर रहा हो, ठीक है ना, मध्य बिंदु को मिलान करता हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? DE की जो लंबाई होता है, ये DE का लंबाई जो होगा इसका आधा होगा। इससे क्या होगा? आधा। तो वही लिखा हुआ है, यदि बिंदु D तथा E क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु हो तो D बराबर क्या होगा? BC बटा 2। ये याद रखना है। जब थेल्स प्रमेय का विलोम भी क्या था? सत्य होता है। थेल्स प्रमेय विलोम देखते हैं। यदि कोई उसमें क्या था? समांतर दिया हुआ था और समान अनुपात में विभाजित कर रहा था, इसमें समान अनुपात में विभाजित करेगा तो अपने आप समांतर हो जाएगा। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना, देखो यहाँ दिया हुआ है कि AD बटा DB, AE बटा EC समान अनुपात में दिया हुआ है। जब समान अनुपात में दिया रहेगा तो अपने आप क्या आ जाएगा? समांतर। क्या आ जाएगा? समांतर। ये मेरा थेल्स प्रमेय के विलोम है। थेल्स प्रमेय में था कि समांतर दिया था तो अनुपात हो रहा था, और थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या है? ये अनुपातिक दिया हुआ है तो अपने आप तो लिख देंगे समांतर। क्या लिख देंगे? समांतर होगा, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ, रेखा DE भुजा AB तथा AC को, यहाँ रेखा D भुजा AB तथा AC को इस प्रकार बांटती है। देखो यहाँ दे दिए। तो जैसे इस प्रकार बांटेगी तो अपने क्या आ जाएगा? वो समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा फास्टली ले जाएंगे क्योंकि डिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? देख लो आप लोग। नेक्स्ट मेरा दिया हुआ क्या कि यदि कोण समद्विभाजक दिया हो, ठीक है ना, कोण समद्विभाजक दिया हो। देखो यहाँ पर कोण A का समद्विभाजक कर रहा है, यहाँ अंतः समद्विभाजक कर रहा है, और यहाँ कोण A का बाह्य समद्विभाजक कर रहा है। तो जब कोण समद्विभाजक दिया रहेगा तो क्या होगा? जो कोण समद्विभाजक है जिस भुजा पर पड़ेगा उस भुजा का अनुपात, यानी उस भुजा को जिस अनुपात में बांटेगा, और अन्य दो भुजा बचेगा उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। जैसे देखते हैं, ये कोण समद्विभाजक A को दो भाग में बांट दिया है AD, तो BD अनुपात DC बराबर होगा AB अनुपात AC। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोण समद्विभाजक था, AD मेरा क्या कोण समद्विभाजक है, तो ये BC भुजा को दो भाग में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है? तो BD बटा CD, तो बराबर ये किसका होगा? तो अन्य दो भुजा कौन है? AB बटा AC। ये आंतरिक समद्विभाजक के लिए भी सत्य है और बाह्य समद्विभाजक के लिए भी सत्य है। इसमें भी कहाँ शुरू किए थे? BD और CD। तो इसमें भी देखो BD अनुपात CD बराबर क्या होगा? AB बटा AC। बाहर है या आंतरिक है, दोनों के लिए सत्य है। इसका विपरीत भी क्या है? सत्य है। देखो इसका विपरीत भी सत्य है। इसका विपरीत सत्य मतलब क्या हुआ कि यदि अनुपात दिया रहा है, अगर ये BD बटा CD बराबर है AB बटा AC का अगर दिया रहा है, तो जो भुजा AD जो होगा वो कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा। यानी कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है तो भुजा अनुपातिक हो जाएगा इस प्रकार। अगर भुजा अनुपातिक अगर इस प्रकार है तो क्या होगा? कोण अपने आप समद्विभाजक हो जाएगा। इसका विपरीत भी सत्य है। अगला देखते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज, जैसे समलंब चतुर्भुज जैसे ही रहेगा तो उसका विकर्ण जो है दूसरे को क्या कहता है? समान अनुपात में दूसरे को बांटता है। तो ABCD मेरा समलंब चतुर्भुज है तो उसका विकर्ण क्या होगा? AO बटा OC और BO बटा OD। तो वही यहाँ है, यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तो क्या होगा? AO बटा OC बराबर BO बटा OD होगा।
इसका विपरीत भी सत्य है। यदि एओ किसी चतुर्भुज में यदि एओ बटा ओ सी और बीओ बटा ओ डी, पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन जैसे उसका विकर्ण का अनुपात दिया है कि एओ बटा ओ सी है और बीओ बटा ओ डी है, तो वो अपने आप समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यानी इसका विपरीत भी क्या है, सत्य है। तो इसका विपरीत यदि किसी चतुर्भुज का एक दूसरे को इस प्रकार अनुपात में, एक दूसरे का विकर्ण जो है इस प्रकार अनुपात में बांटता है, तो क्या होगा, मैं विभाजित करे तो वह समलंब चतुर्भुज का फिगर बना दिया, समलंब चतुर्भुज होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा समरूपता आ गया है। अच्छा, दो त्रिभुज समरूप कब होता है? दो त्रिभुज समरूप कब होता है? जैसे दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दो समरूप जैसे ही होगा, दिया रहेगा कि दो त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, तो क्या हो जाएगा, जैसे समरूप दिया रहेगा तो क्या होगा, संगत कोण बराबर समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे कि संगत कोण जरूर बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही लिख दिया, इसका संगत कोण बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी का संगत कोण डी और कोण सी का संगत कोण है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एवं जैसे समरूप दिया रहेगा तो क्या होगा, संगत भुजा अनुपातिक होगा। संगत भुजा क्या होगा, अनुपातिक, अर्थात ए बी का संगत डी ई, ए बी बटा डी, बी सी का संगत ई एफ, बी सी बटा ई एफ, ए सी का संगत डी एफ, तो ए सी बटा डी एफ होगा, ठीक है ना। तो संगत जैसे समरूप होता है त्रिभुज, तो ये दो पॉइंट आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, अगला पॉइंट मेरा क्या है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे दो त्रिभुज समरूप है, जैसे ही दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एग्जाम में सवाल आना फिक्स है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात, संगत ऊंचाई के अनुपात, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है, ठीक है ना। चाहे संगत भुजा हो या संगत ऊंचाई हो या संगत माध्यिका हो या एक चीज़ और बोलते हैं या संगत कोण विभाजक हो, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनका संगत भुजा क्या है मेरा, ए बी का डी, ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, उनके संगत भुजा के अनुपात जो था वो लिख दिए, और उसके ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई h1 h2, इसका ऊंचाई लिख दिए, h1 पहला त्रिभुज का ऊंचाई h1, दूसरा का h2, या माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिका को m से बोले हैं, तो पहला त्रिभुज के माध्यिका m1, दूसरा त्रिभुज का माध्यिका m2, माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। देख लो यहाँ वर्ग कर दिए। अगर मान लो दिया हुआ है कि संगत भुजा की ऊंचाई 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछाएगा, जैसे तो वर्ग करेंगे तो 3 3 9 4 4 16 दिया रहेगा। यदि संगत दो त्रिभुज समरूप है और उनके संगत ऊंचाई 2:3 है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा। अगर दिया रहेगा कि दो त्रिभुज के संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग कर दो, 4 4 16 5 25, ठीक है ना। इस तरह होता है। तो यहाँ पर हम सभी पॉइंट एक ही साथ हम लिखा दिए हैं, अगला देते हैं। उसी प्रकार क्या है, जब परिमाप का अनुपात पूछे तो क्या होगा, तो उसी प्रकार उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजा, जब परिमाप, अभी तो क्षेत्रफल का अनुपात हम देख रहे थे, यदि परिमाप का अनुपात पूछे तो उसमें वर्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो अनुपात है वही लिख देंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजा, संगत ऊंचाई एवं संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ वर्ग नहीं होता, डायरेक्ट बराबर होता है, ठीक है ना। जितना संगत भुजा को ऊंचाई दिया हुआ, संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, उतने परिमाप का अनुपात होगा। जितना ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है उतने परिमाप का ऊंचाई अनुपात होगा। जितना माध्यिकाओं का अनुपात दिया हुआ है उतने परिमाप का अनुपात होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है। अगला देखते हैं, कौन समरूपता जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप, अर्थात जैसे समरूप होगा तो उनका संगत भुजा भी क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा, और सारा चीज लागू होगा। जो हम क्षेत्रफल का बताए थे, परिमाप का बताए थे, सारा चीज लागू होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कौन समरूपता, यानी एंगल समरूपता, ठीक है ना। देखो इसका ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, यानी संगत कोण क्या है, समान है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है, और जैसे समरूप होगा तो क्या होगा, इसलिए इनके संगत भुजा भी क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी बटा डी, बी सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कौन समरूपता भी सच होता है। कौन समरूपता, दो त्रिभुज कोण बराबर होगा तो तब भी त्रिभुज समरूप होगा। कैसे होगा देखते हैं थोड़ा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि तीसरा कोण जो है अपने आप बराबर हो जाएगा। मान लो ये मेरा क्या है, ये मान लो मेरा क्या है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, और इसके बराबर ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा कितना है 60 डिग्री, और इसके बराबर मेरा मान लो 60 डिग्री हो गया ये। तो दो त्रिभुज कौन समरूपता यहाँ लागू हो रहा है, इसके बराबर ये कोण, इसके बराबर ये कोण, कौन समरूपता लागू हो रहा है। तो ये देखो 30 60 90, तो ये कितना बचेगा, त्रिभुज के तीनों कोण का 90 होता है, तो ये भी मेरा 90 बचेगा।
30 60 90, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 90 होता है, तो ये मेरा 90 होना चाहिए। देखो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया है, यानी ए यानी कोण 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 अपने आप आ जाता है। जब दो कोण बराबर होता है तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। इसे मेरा त्रिभुज का समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मेरा है भुजा 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 समरूपता। समरूपता यानी साइड 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 समरूपता। तो साइड साइड समरूपता में क्या था? पहले तो कौन समरूपता यानी संगत कोण समान था, तो भुजा अनुपातिक हो रहा था। अब यहाँ पर अगर संगत भुजा अनुपातिक रहेगा तो कोण अपने आप समान हो जाएगा, और फिर वही लागू हो जाएगा, टोटल चीज हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा? छठफलों का अनुपात उनके संगत भुजा का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, वही सब जितना बताया सब लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यदि दो त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक हो, समानुपातिक हो, ठीक है ना, समानुपातिक यहाँ लिख देना, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो, जैसे दिया हुआ है कि ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, एस सी बटा डी एफ, देखो दिया हुआ है, तो अपने आप कोण क्या हो जाएगा? बराबर। अपने आप कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप, ठीक है ना। यानी जैसे मिलेगा आपको कि तीनों कोण का अनुपात समान दिया तो तुरंत बोलेंगे त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। सारा चीज लागू हो जाएगा, इतना चीज बताए थे। अगर देखते हैं भुजा 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 कोण भुजा, साइड एंगल साइड समरूपता। इसमें क्या होता है? इसमें कोई दो संगत भुजा समान अनुपात में होता है और उनके बीच वाला कोण बराबर होता है। इसे देखो, ये इसके संगत ये है ए बी बटा डी ई दिया हुआ है, ए बी बटा डी ई दिया हुआ है, ए सी बटा डी एफ दिया हुआ है। दोनों क्या समान अनुपात में है, ठीक है ना, समानुपाती है। कौन सी? समानुपाती है। और उसके बीच का कोण ए बराबर कोण डी ये दिया हुआ। जैसे ये मिला तो समझ जाएंगे कि इससे भी समरूप त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो इसलिए होगा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। तो फिर सारा चीज लागू हो जाएगा। इसमें भी छठफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। परिमाप में भी सूत्र लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कितना जानना है? पहले पढ़ते ए समरूपता यानी कौन समरूपता, फिर एस समरूपता, फिर ए समरूपता, और आज आ गया अभी एस समरूपता। अगला देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट मिलेगा आप लोग को। क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी सी एक, यदि यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है? ये ए बी सी मेरा क्या समकोण त्रिभुज है, और दिया रहा है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन एक चीज और दिया रहा है, क्या? बी डी जो है ए सी पर यानी विकर्ण पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। तो क्या क्या होता है? ध्यान देना है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी फटाक से समरूप हो जाएगा। जब इस तरह दिया रहेगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप हो जाएगा। चार बताए थे ना अभी नियम समरूप का, तो कोई भी नियम इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या जाता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। तो वही त्रिभुज ए बी टी समरूप त्रिभुज बी सी डी होगा, ठीक है ना। या ये त्रिभुज छोटा वाला और ये त्रिभुज बड़ा वाला, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? समरूप हो जाएगा। कब? जब समकोण दिया रहा है और लंब डाला जाए, तो यानी त्रिभुज ए बी डी या बड़का त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो जाएगा? आपस में समरूप। या त्रिभुज ये वाला बी सी डी छोटा वाला और बड़ा त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों भी आपस में क्या जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या जाएगा? समरूप। जब इस तरह दिया रहा है तो। अब देखो, इससे हम, ये तो कॉमन सा बात था, लेकिन अब पहुँचते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इस तरह परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है, पूछा गया था कई बार कि बी डी की लंबाई बताओ, तो बी डी का लंबाई बताओ, और ए डी का लंबाई और सी डी का लंबाई दिया है, तो बी डी का लंबाई बताओ। तो देखो, इस तीनों में क्या समान होता है? बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू सी डी, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी होता है। तो अगर ए डी और सी डी दिया रहा है तो हम बी डी की लंबाई बता सकते हैं। इस तरह सवाल पूछा भी गया है। अच्छा, मान लो बी डी की लंबाई पूछ रहा है, लेकिन हमको बी डी ए डी तथा सी डी नहीं दिया हुआ ए बी तथा ए सी बी सी, तो कैसे निकालेंगे? तो ये सूत्र लगा देंगे। बी डी का अगर लंबाई पूछ रहा है, अगर ए बी और बी सी दिया हो तो क्या करेंगे? ए बी इंटू बी सी बटा एस सी। देखो, ए बी इंटू बी सी बटा एस सी। एक चीज़ और पूछता है कि बी डी और ए बी तथा बी सी में क्या संबंध है, ये भी पूछता है। तो ध्यान रखना कि इसका 1 बटा करके, ठीक है ना, 1 बटा बी डी स्क्वायर, 1 बटा बी डी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए बी स्क्वायर जो 1 बटा बी सी स्क्वायर होता है। आप लोग इसको इस तरह मिला होगा। अगर इसको आप लोग पी मान लीजिए, पी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो आप लोग इस तरह जरूर पढ़ेंगे। 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए स्क्वायर जोड़ 1 बटा बी स्क्वायर, यही बोलता सिद्ध करने के लिए। और ये तीनों में ये संबंध होता है, ठीक है। तो वही हम लिख दिए यहाँ पर, पी नहीं लिखे, बी डी ए बी लिख दिए, ठीक है ना। तो इस तरह भी इसमें होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? 1 बटा, इस तरह अगर मान लो 4 ऑप्शन आ गया आप लोगों को कौन सही है, तो कौन होगा? 1 बटा बी डी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए बी स्क्वायर जोड़ 1 बटा बी सी स्क्वायर, या इसको इस तरह भी दे सकते हैं। अगला देखते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जानते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो सभी जानते हैं, आप लोग सीट करने भी करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं नोट में, सभी वर्ग बोले, या सभी वृत्त बोले, या सभी आयत बोले, या सभी समबाहु त्रिभुज बोले, या सभी समद्विबाहु त्रिभुज बोले,
ठीक है ना। ये सभी आपस में हमेशा क्या तो समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। सभी वर्ग आपस में समरूप होता है, सभी आयत आपस में समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है। ये सब हमेशा क्या होता है? आपस में समरूप होता है। ठीक है ना। और बहुत सारा पॉइंट इसमें जोड़ सकते थे, लेकिन इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और आगे देखते हैं। समरूप का मतलब क्या हुआ? रूप समान होता है। बड़ा छोटा मतलब नहीं है, रूप समान होना। अब जब बराबर होता है उसको बोलते हैं सर्वांगसम। यहाँ रूप समान होना चाहिए, बड़ा छोटा मतलब नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है वृत्त में पहुंच गया है। वृत्त में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा में अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट पूछता है। ठीक है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा मतलब क्या हुआ? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करे। तो देखो एक बिंदु पर सिर्फ टच कर रहा है यहाँ पर, तो अगर इससे होकर त्रिज्या जाएगी तो वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु ये स्पर्श बिंदु है, अगर इससे होकर त्रिज्या जाएगी तो क्या होगा? ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पहला थ्योरम ये हुआ। ठीक है ना। ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा क्या है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। ध्यान रखना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। दो स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी वो दोनों में आपस में क्या संबंध होगा? तो वो दोनों में आपस में क्या होगा? बराबर का संबंध होगा, दोनों इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। तो वही यहाँ लिखा होगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बताएं कि बाह्य बिंदु का बात करेगा तो केवल और केवल वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचना ही संभव है। अगला कहते हैं किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब बिंदु नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बोल रहा है कि किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कहीं भी खींच दो, ऐसे है, इधर भी खींच दो, इधर भी खींच दो, इधर भी खींच दो, काटना नहीं चाहिए, इधर खींच दो, इधर खींच दो, तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त जो है अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है। अगला देखते हैं। जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, कहाँ स्थित हो? अंदर। बाहर था तो दो स्पर्श रेखा खींच रहे थे। कितना खींच रहे थे? दो स्पर्श रेखा खींच रहे थे। लेकिन आप बात कर रहा है कि जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो उससे वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अंदर रहेगा तो खींचना संभव है। मान लो ये बिंदु अंदर है, ऐसे को स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो क्या करेगा? स्पर्श नहीं करेगा, तो काट के निकल जाएगा ना। ठीक है ना। तो अंदर वाला बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना असंभव है, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अगला मेरा क्या है? अगला पॉइंट, किसी वृत्त का अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। मतलब इसका समांतर स्पर्श रेखा खींचना है तो इसका समांतर एक ही स्पर्श रेखा होगा। इसके समांतर एक ही स्पर्श रेखा होगा, अर्थात इस प्रकार कितना हुआ? दो। कितना हुआ? दो। कितना हुआ? दो। तो वही लिखा, किसी वृत्त का अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है ना। अब इसका समांतर चाहेंगे दूसरा खींचना तो दूसरा हम नहीं खींच सकते, यानी दो ही होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। वैसा रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती हो। देखो ये रेखा है और ये वृत्त को दो बिंदु पर काट रहा है। ठीक है ना। काटती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहता है? छेदक रेखा कहलाता है। जब छेदक रेखा नहीं दिया रहा है तो मारना है जीवा। क्या मारना है? ये भी दो बिंदु पर टच करता है। क्या करता है? टच करता है। ठीक है ना। तो छेदक रेखा कहलाता है, और छेदक नहीं दिया तो जीवा मारना है। अब अगला पॉइंट आता है क्या? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। देखो ये सभी जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त को दो भागों में बांटता है। ठीक है ना। वृत्त को दो भागों में बांटता है, चाहे छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो, उससे मतलब नहीं है। तो देखो ये मेरा क्या है? ये भी जीवा है तो वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। ये मेरा जीवा है, वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। सब यहाँ पर क्या है? मेरा जीवा। क्या है? जीवा है। लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इसमें कौन है? देखो तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा आपको ये नजर आएगा। कौन आएगा? ये वाला। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं। व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। ये व्यास है। ठीक है ना। ऐसे वृत्त पर कोण बना दो कहीं पर भी। ठीक है ना। यहाँ पर भी बना दो, ऐसे मान लो बना दिए, यहाँ पर हम ऐसे बना दिए, कहीं पर भी वृत्त पर कोण बना दो। ठीक है ना। परिधि पर कोण बना दो। ठीक है। तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री, अर्थात समकोण बनाता है। क्या बनाता है? समकोण। अगला देखते हैं। अर्धवृत्त द्वारा बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त द्वारा, उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है? ये मेरा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में क्या है? ये व्यास का काम करेगा। जब व्यास का काम करेगा ये, तो इसके द्वारा बनाएंगे कोण कहीं पर वृत्त पर, तो 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री, अर्थात अर्धवृत्त द्वारा बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है ना। ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। वृत्त के अंदर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त कितना डिग्री कोण का निर्माण करता है? 360 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। यानी वृत्त 360 डिग्री का होता है, याद रखना। रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो रेखा 180 डिग्री के कोण का निर्माण करता है। ये भी याद रखना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सब तो नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन लिख दिए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी चतुर्भुज, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, चक्रीय चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बोल रहा है। सभी कोण नहीं बोल रहा, सभी बोला तो 60 हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण, क्या योगफल 180 डिग्री होता है। पहले चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करता है। वृत्त के परिधि को टच कर रहा है
तो वो कराएगा चक्री चतुर्भुज। इसके आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण जो रहेंगे तो 80 डिग्री होगा। ये कोण है, ये कोण जो रहेंगे तो 80 डिग्री होगा, यानी सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखो, त्रिज्या द्वारा जीवा पर डाला गया लंब। अगर त्रिज्या, ये मेरा जी क्या है, जीवा, जो बीच को तो हमारे बात उसको बोलते हैं जीवा। अगर त्रिज्या द्वारा इस पर लंब डाल दें, क्या डाल दें, लंब डाल दें, तो त्रिज्या द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये दोनों भाग, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या जाएगा, बराबर, क्या जाएगा, बराबर है, उसको दो बराबर भाग में बांट देगा। अगला देखते हैं, दो समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होता है। जैसे ये दोनों मान लो, ये दोनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जो है केंद्र से जो है समान दूरी पर होगा। कितना दूरी पर होगा, समान दूरी, केंद्र से इन दोनों का बीच की दूरी समान होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। सब जानता है वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम फिगर से समझाने का आप लोग कोशिश किए हैं। तो देखो क्या है, अगर दिया रहा है कि दो वृत्त है और दो वृत्त क्या है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितना बोलना है, 4। देखो एक इधर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बात कर रहा हूँ उभयनिष्ठ का। दो वृत्त दिया है और दो वृत्त इस प्रकार दिया है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, बाहर इस प्रकार है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो उस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बोलना है 4। कैसे, देखो एक यहाँ पर उभयनिष्ठ है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर है जो दोनों टच कर रहा है, एक स्पर्श रेखा मेरा हम इस तरह खींच सकते हैं, दोनों टच कर रहा है, एक स्पर्श रेखा हम इस तरह खींच सकते हैं, दोनों टच कर रहा है। इस प्रकार मेरा कितना हुआ, 4। कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है ना। अगर दिया रहा है कि दो वृत्त इस प्रकार बाहर स्थित है कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बोलना है 3। कितना, 3। कैसे, देखो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये मेरा हुआ, दूसरा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मेरा ये हुआ और तीसरा मेरा ये वाला हुआ, देखो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो 3। कितना, 3। अगर दिया रहा है कि दो वृत्त इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, अंदर चला गया है, तो कितनी स्पर्श रेखा, कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर होगा 2। कैसे, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर होगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर होगा, तीसरा चाहेंगे खींचने तो नहीं खींच सकते हैं उभयनिष्ठ करते हुए, ठीक है, चाहेंगे तो काट देगा, क्या करेगा, काट देगा, तो 2। कितना होगा, 2। तो केवल 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर इस प्रकार दिया रहा है कि दो वृत्त इस प्रकार है कि, ठीक है ना, दो वृत्त इस प्रकार है कि एक वृत्त के अंदर है, लेकिन वृत्त के अंदर है लेकिन एक दूसरे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो वो दोनों पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल 1 होगा। क्या है, केवल 1। सिर्फ एक बिंदु पर जहाँ दोनों टच कर रहा है वहीं पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इस प्रकार क्या होगा, केवल 1 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन जब इस प्रकार दिया रहा है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के पूर्ण रूप से अंदर है, कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 0 होगा। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 0 होगा। क्या होगा, स्पर्श रेखा खींचने भी नहीं बनेगा दोनों को एक साथ, दोनों पर एक साथ, क्योंकि दोनों पर एक साथ खींचने तो क्या काटने लगेगा, खींचने में बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर 4 स्पर्श रेखा, यहाँ 3 स्पर्श रेखा, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा और यहाँ पर 1 स्पर्श रेखा और यहाँ पर एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं, ठीक है ना। शायद आप लोग समझ गए। अगला बढ़ते हैं। देखो हम जो बोले थे कि वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो है सिर्फ बिंदुओं से बना होता है, अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है, और स्पर्श रेखा क्या होता है, सिर्फ एक बिंदु पर टच करता है, तो कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो क्या होगा, अनंत। क्या होगा, अनंत। खींचते रहो, यहाँ मन है तो हाँ, ठीक है ना। उसी प्रकार अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर जीवा दिया हो, ठीक है ना, सॉरी, अगर स्पर्श रेखा दिया हुआ और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, अगर वहां से जीवा खींच दिया जाए, क्या खींच दिया जाए, जीवा खींच दिया जाए, तो जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण, जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा, जो स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा जो यहाँ कोण बन रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर, यानी एकांतर खंड, इसको बोलते हैं एकांतर खंड कोण, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यहाँ जीवा खींच दी है, तो जीवा द्वारा अगर वृत्त पर हम कोण बनाएंगे, वृत्त पर कोण बना दो, कहीं भी बना दो, ठीक है ना, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये सब क्या होगा, आपस में तो बराबर होगा ही, साथ में क्या होगा, यहाँ जो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये भी इसके बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा, ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, कुछ जो छूट गया था पॉइंट, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है और इससे मैथ्स भी सोल्व करना जाता है। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और संभावित त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना भुजा होता है, √3/2 गुना भुजा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता मेरा छूट गया था, प्रोबेबिलिटी उसमें मेरा छूट गया था, जो आगे ला दिए थे आप लोग को, पूरा मैथ का फार्मूला दिए थे, सिर्फ उसमें ज्योमेट्री छुटा हुआ था, तो उसमें हम छूट गया था मेरा ये प्रायिकता भी इसी में हम कवर कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है मेरा, प्रायिकता यानी पी। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जितना परिणाम मतलब कोई घट रहा है तो कितना घटेगा, ठीक है ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। जैसे मान लो लूडो फेंकने पर एक आने पर आ जाता है, एक हो गया क्या मेरा, एक सिर्फ उसमें एक ही बार है,
ठीक है ना। इसलिए एक मेरा हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, और संभव परिणाम क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। संभव मेरा 6 है, कितना है 6, तो यह हुआ 1/6, क्या हुआ 1/6, ठीक है ना। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या, ये मेरा सूत्र हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 नंबर फिक्स है आना, ठीक है। देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मान जो होता है 0 से छोटा तथा 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकता है। 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं प्रायिकता का मान हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 1 तक होता है। तो वही यहाँ लिखा है। इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से इस तरह 4 आप लोग को रिलेशन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सही है, तो आपको क्या सही होगा कि जो प्रायिकता का जो मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से प्रायिकता का मान जो है वो बड़ा हो सकता है, और प्रायिकता का जो मान है वो 1 के बराबर हो सकता है, या प्रायिकता का जो मान है वो 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं, याद रखना है। अगला मेरा है निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। निश्चित घटना प्रायिकता होता है 1, कितना होता है 1, क्योंकि जब निश्चित घटना होगा तो वो मेरा डायरेक्ट है। जैसे मान लो एक सिक्का में हेड, दोनों तरफ हेड ही है, तो उसको बोलेंगे हेड आने प्रायिकता क्या होता है, हेड ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ हेड है, तो सिंपल सी बात है हेड ही आएगा, तो वह निश्चित घटना क्या हुआ, निश्चित घटना। निश्चित घटना प्रायिकता मेरा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। असंभव घटना प्रायिकता, अगर मान लो कोई लूडो है उसमें बोलेगा 7 आने प्रायिकता कितना है, तो 7 आएगा नहीं, वो संभव घटना है, 7 तो उसमें एक बार भी नहीं है, तो 0 बटा हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा, तो भाग देंगे क्या होगा 0, क्या होगा 0। इस प्रकार क्या होगा, असंभव घटना प्रायिकता क्या होता है 0, निश्चित घटना का 1 और संभव घटना का 0, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला देखते क्या, प्रायिकता का अधिकतम मान। तो सिंपल प्रायिकता का अधिकतम मान देखें कि 1 हो सकता है, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, तो प्रायिकता का अधिकतम मान होगा 1, कितना होगा 1। और प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी असंभव मान जिसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूनतम मान कितना होगा 0, कितना होगा 0, यानी 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, सबसे न्यूनतम जो है 0 हो सकता है। अलग देखते हैं घटना घटने की प्रायिकता एवं घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1। जैसे मान लो सिक्का को उछाले हैं तो हेड आने प्रायिकता कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। अब कोई बोलेगा हेड नहीं आने प्रायिकता, तो सिंपल सी बात है उसका भी 1/2 होगा, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो वही यहाँ लिखा हुआ है घटना घटने की प्रायिकता एवं घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल हमेशा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। आप उसको लिख दिया प्रतीक के रूप में PE यानी घटना घटने की प्रायिकता जोड़ PE डैश यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा कुछ मतलब लेते आए हम। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताए तो प्रायिकता क्या होता है, 0 छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा, और 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। देखो 1/2 ये तो 0 1 के बीच में है, तो ये मेरा प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है ना। -1 0 छोटा होगा तो ये मेरा नहीं होगा। 0 न्यूनतम होता है, 0 हो सकता है, और संभव घटना प्रायिकता 0 होता है, तो ये होगा। 20% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 100 देंगे नीचे तो क्या होगा 1/4, कितना आएगा भाग देगा तो कितना आएगा, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 20/100 यानी 1/4, ठीक है ना। काटेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 क्या है 0 1 के बीच में आ रहा, तो ये मेरा होगा। 1.5 क्या है मेरा 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये मेरा प्रायिकता का घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 0.6 ये मेरा क्या है 0 1 के बीच में है, तो ये मेरा होगा। 0.99 ये भी मेरा 1 से छोटा है और 0 के बीच में है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो ये मेरा होगा। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 100, तो नीचे 100 दे दो, काटेगा तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, तो 100% का मतलब होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 तो प्रायिकता का मान होता है, और निश्चित घटना प्रायिकता कितना होता है 1 होता है, कितना होता है, और अधिकतम मान प्रायिकता का 1 हो सकता है, तो ये मेरा होगा, यानी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। 1 तो 1 मेरा होगा। 120%, 100% का मतलब कितना होता है 1, 120% मतलब क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दो मेरा क्या 1 से बड़ा है, तो ये भी मेरा नहीं होगा प्रायिकता का मान। ये 0.5 ये क्या 0.5 का 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, तो ये मेरा प्रायिकता का मान हो सकता है। 2/3 3 से 2 में भागा देंगे तो आएगा आपको कुछ मतलब 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, तो ये मेरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3/2 करेंगे तो 3/2 में भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा 1.5, कितना आएगा 1.5, और 1.5 मेरा 1 से बड़ा है, इसलिए प्रायिकता का मान ये नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह में परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इतना डिस्कशन करा दिए हैं। अब कुछ और लिख दिए क्या, एक सिक्के के उछालने पर शीर्ष या पट, शीर्ष यानी हेड और पट यानी टेल आने की प्रायिकता कितना होता है, तो 1/2, कितना होता है 1/2, ठीक है ना। चलो ये हम ऐसे लिख दिए, जगह बचा था तो लिख दिए थे। चलो बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं वीडियो आप लोग कैसा लगा है। और आप लोग ये वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करें, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट पर पहुंच सके और वो जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई परीक्षा समय आप लोग रिवीजन करके जाइएगा तो काफ़ी काम देगा। 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, एक मेरा जिसमें ज्योमेट्री से छूटा हुआ था और प्रोबेबिलिटी भी छूट गया था, बाकी बार उसमें आप लोग परीक्षा समय जो है दोनों वीडियो जरूर देख के जाइएगा, जो परीक्षा में आप लोग को काफ़ी काम करेगा, ये लाम बान के रूप में आप लोग के लिए काम करेगा, ठीक है ना।
तो आप लोगों को भी काम बनता है, आप लोग को हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, जिससे कि अधिक से अधिक लोग आपका दोस्त लाभ प्राप्त कर सके। चलो मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स।